हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आपका 12 मार्च को ना एग्ज़ाम है, इंग्लिश का एग्ज़ाम है और आज उसकी फुल तैयारी करने वाले हैं। मीन्स के दोनों बुक्स फ्लेमिंगो विस्टास और आपका जो कंपोजिशन सेक्शन है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यह फुल्ली मैराथन वीडियो होने वाली है, फुल्ली वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें हर चैप्टर की थीम डिस्कस करेंगे, हर चैप्टर के कैरेक्टर्स आपको बताऊंगा, हर चैप्टर की वैल्यूज आप इसमें देखेंगे और हर चैप्टर की शॉर्ट समरी कि इस चैप्टर में आखिर था क्या वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, वरना फिर पेपर अच्छा नहीं होगा प्यारे बच्चों। अगर आपने अब तक भी मेहनत नहीं करी है तो भी ये वीडियो आपको आराम से पास करा देगी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। द लास्ट लेसन, सबसे पहला ही हमारा चैप्टर है द लास्ट लेसन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थीम बता देता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी, मीन्स के लैंग्वेज और कल्चर की आइडेंटिटी है जो उसकी इंपॉर्टेंस। इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन एजुकेशन एंड डेली लाइफ, एक वॉर का डेली लाइफ पे एजुकेशन पे क्या असर पड़ सकता है। रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ समथिंग ओनली आफ्टर इट्स लॉस्ट, कुछ चीज़ जब चली जाती है तो उसकी वैल्यू आपको एहसास होता है, उसका रियलाइजेशन होता है। साइलेंट रेजिस्टेंस थ्रू लैंग्वेज प्रिजर्वेशन, और आपको साइलेंटली रजिस्ट करना है लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए। रिग्रेट एंड अवेकनिंग ऑफ नेशनल प्राइड, और अपने देश का जो प्राइड है उस जब कुछ गलत आपसे होता है तो फिर उसके बाद जो आपका रिग्रेट होता है, फिर आप जब जागते हैं, अवेकन होते हैं। मेन कैरेक्टर कौन से वो भी जान लीजिए। फ्रेंच है मेन कैरेक्टर्स में, एक यंग बॉय है फ्रेंच, फ्रांस की कहानी है। इनिशियली केयरलेस लेकिन बाद में उसको रिग्रेट होता है। एम हैमल है जो कि द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, वो टीचर हैं, ठीक है, और वो फ्रेंच पढ़ाते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं। पैट्रियटिज्म का भी बताते हैं बच्चों को बाद में, और अपनी लैंग्वेज पर प्राइड करते हैं। कुछ विलेजर्स हैं जिनका थोड़ा सा कैरेक्टर है इसमें, और पर्शियंस जो है वो सोल्जर्स हैं जिनका थोड़ा बहुत सिर्फ नाम है। ठीक है, जहाँ तक बात लिटरेरी डिवाइसेस की, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चूंकि ये प्रोज है तो लिटरेरी डिवाइसेस डायरेक्टली तो नहीं आएंगे इसमें से। ठीक है, जहाँ तक बात है समरी की, तो जो फ्रेंच है वो स्कूल जाने के मामले में थोड़ा सा हेजिटेट करता है, मीन्स के थोड़ा नालायक सा बच्चा है। ठीक है, और जो लेसन उसको मिलते हैं उसके ऊपर भी ज़्यादा ना फोकस उसका नहीं रहता है, थोड़ी गफलत करता है, लापरवाही करता है। ऑन रीचिंग स्कूल, लेकिन एक दिन जिस दिन की कहानी है वो सरप्राइज होता है क्योंकि स्कूल में सब कुछ अनयूजुअल एटमॉस्फेयर था। एमएल उसके टीचर हैं और उनका उस दिन लास्ट फ्रेंच लेसन था। उसको पता लगता है कि कल से जो है फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच को इस बात का रिग्रेट होता है कि मैंने कभी काम ही नहीं किया, और बाकी के गांव वाले भी वहाँ पर बैठे थे, अपने आप में ये अजीब चीज़ थी। तो ये लेसन जो है वो जब एमएमएल लिखते हैं बोर्ड के ऊपर रिवाइवल ऑफ फ्रांस, तो इससे जो है वो इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और लास्ट लेसन में बताते हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज की ना इंपोर्टेंस करनी चाहिए, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वही हमें किसी भी तरह की गुलामी से जो है ना बाहर निकालेगा। वैल्यूज़ क्या है कि अपनी जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उसको प्रिजर्व करके रखो। एजुकेशन फ्रीडम का एक टूल होता है। अथॉरिटी आपके ऊपर रूल इम्पोज कर सकती है, लेकिन आपको जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपकी आइडेंटिटी को जिंदा रख सकता है। रिग्रेट टीचेज अस द वैल्यू ऑफ थिंग वी टेक फॉर ग्रांटेड, कोई चीज़ें ऐसी है जिंदगी में हम जिनको हम बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं तो फिर आपको एहसास होता है। और टीचर्स ना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पैट्रियटिज्म माने कि देशभक्ति में, और अवेयरनेस इस दुनिया में लेकर के आने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। थीम क्या कहती है, चैप्टर की जो राइटर है अनीश जंग है। चाइल्ड लेबर, लॉस ऑफ चाइल्डहुड, पोइट्री एंड सोशल इंजस्ट। कई बार तो क्वेश्चन पेपर में जो है क्वेश्चन आता है कि जस्टिफाई करो, आपका जो टाइटल है इस चैप्टर का उसको जस्टिफाई करना आता है कि लॉस्ट स्प्रिंग क्यों का है। स्प्रिंग बेसिकली वसंत ऋतु, जो कि साल भर में सबसे खुशियों वाली ऋतु, अच्छा मौसम सब अच्छा माना जाता है। और बच्चों की लाइफ में अगर ऐसा कोई पार्ट आप देखेंगे प्यारे बच्चों, वो उनका चाइल्डहुड है। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और साल भर में सबसे बड़ी ऋतु स्प्रिंग मानी गई, वसंत ऋतु। तो वसंत को ही चाइल्डहुड के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे जब वसंत ऋतु चली जाती है तो फिर मीन्स के एक अलग मौसम आएगा, वो खुशियाँ चली जाती हैं। ऐसे ही बच्चों की लाइफ में चाइल्डहुड की ना सेम इंपॉर्टेंस है। तो असल में बच्चों का चाइल्डहुड लॉस्ट हुआ है और उस चाइल्डहुड को स्प्रिंग से कनेक्ट करके आपको लॉस्ट स्प्रिंग नाम जो है वो दे दिया गया। थीम क्या कहती है, चाइल्ड लेबर एंड लॉस ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, पॉवर्टी एंड सोशल इनजस्टिस, गरीबी और सामाजिक अन्याय।
हेल्पलेसनेस कोज बाय ट्रेडिशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। चलिए, कंट्रास्ट बिटवीन ड्रीम्स एंड हार्श रियलिटीज, सपनों में और हकीकत में क्या फ़र्क होता है। साइक्लिकल नेचर ऑफ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, माने जो गरीबी होती है वो एक तरह का साइकिल है, फंस गया तो इंसान फंस ही गया। ठीक है, ऑथर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। मेन कैरेक्टर साहिब आलम, जो कि टू पार्ट्स बेसिकली स्टोरी है ये। पहला जो पार्ट है वो रैग पिकर्स के ऊपर है और दूसरा जो चैप्टर है वो मुकेश के बारे में है। ठीक है, तो पहले पार्ट में साहिब आलम मेन कैरेक्टर है जो कि ड्रीम करता है कि कभी स्कूल जाऊंगा, और ये ड्रीम दिखाने वाला भी अनीश चंद जो है वो खुद ही राइटर इसकी होती है। वो पूछती है, भाई अगर मैं स्कूल खोलूं तो तुम ये कूड़ा उठाते हो तो स्कूल जाओगे कभी। नरेटर ऑब्जर्व ओके, नरेटर है जो कि ये पूरी कहानी हमारे सामने जिसने रखी है। बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद के कुछ चूड़ी बनाने वाले, जो कि फिरोजाबाद बड़ा फेमस है चूड़ियों के की वजह से। ठीक है, तो उसकी भी कहानी है। और यंग बॉय ऑफ फिरोजाबाद, वो कि मुकेश है, ठीक है, जिसकी कहानी है। उसके कुछ एल्डर्स हैं। ठीक है, जहाँ तक बात समरी की है तो चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है। रियल लाइफ नैरेटिव्स के ऊपर है, जैसे आप जिसको कह सकते हैं व्लॉग है। ठीक है, कि एक राइटर वहाँ पे जाती है, वो पूरी व्लॉगिंग करके उनको पता लगता है कि अच्छा ऐसा भी होता है। पार्ट 1 सीमापुरी का हिस्सा है। रैग पिकर्स वहाँ पर रहते हैं जो कि ढाका से आए हैं, ये बात आपको याद रख लेनी है। गार्बेज वो कलेक्ट करते हैं, गार्बेज उनका सब कुछ है, गार्बेज इज गोल्ड टू देम। ये क्वेश्चन पेपर में आप बताएंगे कि गार्बेज ही सर्वाइवल का उनका मीडियम है, तो सब कुछ वही है। चलिए, जनरेशन ओके द नरेटर नोट्स हाउ पॉवर्टी क्रशेस सच ड्रीम्स। बाद में नरेटर देखते कि गरीबी ने सब उनका कुचल दिया है, कोई सपना उनका पूरा हो नहीं रहा है। गवर्नमेंट भी ज़्यादा कुछ देखती नहीं, खाली वोट लेने आती है और कुछ उनके कार्ड वार्ड बनवा रखे जिससे कुछ थोड़ा बहुत राशन वगैरह उनसे उनको दे सकती है या फिर उनसे वोट डलवा सकती है, इतना ही इसमें बता रखा है। सेकंड पार्ट फिरोजाबाद के ऊपर है, वहाँ पर ग्लास इंडस्ट्रीज में काम करना पड़ता है बच्चों को, हैजार्डस कंडीशंस में काम करना पड़ता है। मैं इसकी फैमिली का कस्टम है कि जितने भी लोग बड़े होते जाएंगे वो सारे बच्चे जो है बड़े होकर के फैक्ट्री में ही काम करेंगे। सो बहुत, और उनके ऊपर सोशल प्रेशर भी है, साइकिल भी है कि भाई एक विकिशियस साइकिल में फंसे हुए हैं कि साहूकार, लैंड ओनर्स, पुलिसमैन, पॉलिटिशियन सब उनको लूट करके रखते हैं, उससे बाहर कभी जा नहीं पाते। जो एक बार जाल में फंस गया वो फंस गया। बोथ स्टोरीज डेपिक्ट हाउ पुअर चिल्ड्रन आर डिनाइड बेसिक राइट लाइक एजुकेशन एंड प्ले। दोनों कहानियों में की बात है कि बेसिक जो राइट है बच्चों के वो नहीं है, उनके पास एजुकेशन, खेलकूद कुछ भी नहीं है। नरेटर प्रेजेंट करता है ये कहानी ताकि हमें ही समझा सके और ये सिस्टम को भी दिखा सके। ठीक है, अंदर की जो बातें हैं कि एक्चुअली में क्या होता है, वैल्यूज क्या है, कि कैसे पॉवर्टी बच्चों के राइट को चुरा लेती है, उनका बचपन सब छीन लेती है। सोशल सिस्टम फेल है लोगों को प्रोटेक्ट करने में, ये भी इसके अंदर दिखाने की कोशिश करी गई है। चेंज होना बड़ा जरूरी है। ड्रीम जो बच्चों के पुअर बच्चों के वो अनफुलफिल ही रहते हैं। अवेयरनेस जरूरी है, इम्पैथी जरूरी है, और यही है पहला स्टेप अगर आप समाज में चेंज लाना चाहते हो तो। अगला चैप्टर डीप वाटर, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, विलियम डगलस के बारे में चैप्टर है जो कि बहुत फेमस राइटर रहे हैं, और फेमस राइटर इसलिए भी रहे क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस समय के उनके एडवाइजर भी रहे हैं। ठीक है, थीम क्या कहती है कि फियर जो होती है ना वो एक क्रिपलिंग बट कॉन्करेबल इमोशन है, आपको डराएगी लेकिन आप उसको हरा सकते, कॉन्कर कर सकते हो। पावर ऑफ डिटर्मिनेशन इसके अंदर बताई गई है। ट्रुम्प ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, उसकी जीत होगी भाई, फाइनली ट्रुम्प माने जीत। ठीक है, और सभी साइकोलॉजिकल बैरियर्स को पार करके इंसान अगर चाहे जोर लगाए तो जीत सकता है। इम्पैक्ट ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा, कि कई बार बचपन का ट्रॉमा सदमा भी आपको एंड तक परेशान कर सकता है। करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट, और हिम्मत का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगेगा, हिम्मत मीन्स कि आप उसके ऊपर जीत हासिल करें, डर के ऊपर। विलियम डगलस मेन कैरेक्टर है, उसके आसपास ही पूरी कहानी घूमती है। एक बिग बॉय की भी इसमें थोड़ा सा इंस्टेंस आता है जहाँ पे जो उसको पानी के अंदर फेंक देते हैं, और विलियम डगलस का इंस्ट्रक्टर जो कि उसको ट्रेन करता है उसके अंदर से फोबिया निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, समरी क्या कहती है, एज ए चाइल्ड जहाँ तक बचपन में उसको बीच पे एक बारी लहर वेव ने जो है उसको अपनी तरफ खींच लिया तो उसके मन में डर बैठ गया, फियर बैठ गया। बाद में YMCA पूल गया उस डर को दूर करने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए, तो एक बड़े से बच्चे ने उसको पानी में गहराई में फेंक दिया तो वो ट्रॉमा फिर से उसके सामने आया। तो ये जो मेमोरीज हैं इसको हॉन्ट करती थी, तो लेकिन उसकी वजह से वो कभी फिशिंग करने, कैनोइंग करने नहीं जा पाता, तो उसको लगा कि यार जिंदगी में से ना डर तो निकालना पड़ेगा वरना तो पूरी लाइफ ही स्पॉइल हो जाएगी। देन अगेन थर्ड टाइम, फर्स्ट इंस्टेंस जब सी वेव के साथ हुआ, सेकेंड इंस्टेंस जब उसका YMCA पूल में, थर्ड इंस्टेंस में उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब मुझे इस डर को काबू पाना है। तो बाद में
उसने इंस्ट्रक्टर हायर किया और सिस्टमेटिकली अपना डर जो है बाहर निकाला। ट्रेनिंग के बाद उसने खूब सारे डीप वाटर्स में जाकर के भी अपने आप को टेस्ट किया, फाइनली कॉन्कर कर लिया उसने, और एक नया सेंस, एक नए इमोशन उसके अंदर आए, फ्रीडम और कॉन्फिडेंस वाले, ठीक है। और इस एक्सपीरियंस ने सिखाया कि डर के आगे जीत है, तो ये बात वहीं से जो है वो शुरू होती है और वहीं पर लागू भी होती है। वैल्यूज़ क्या है? फियर जो है वो डेंजरस चीज़ है, लेकिन जो है उससे भी ज़्यादा वो, अगर उसको आप अंदर बिठा लेंगे तो वो ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। डेंजरस तो वो है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये कि अगर वो आपके अंदर बैठ गया तो फिर वो एक अलग लेवल का थ्रेट जो आपके लिए बन जाएगा। परसिस्टेंस एंड सेल्फ बिलीफ कैन हेल्प ओवरकम एनी फियर। परसिस्टेंस जो होता है वो किसी भी डर को बाहर निकालने में हेल्प कर सकता है। ट्रोमा कैन बी हील्ड थ्रू एफर्ट नॉन अवॉइडेंस। ट्रोमास को आप हील कर सकते हो, ठीक है, मेहनत करके, अवॉइड ना करके नहीं, मतलब अवॉइड उसको करते रहेंगे, उस चीज़ से नहीं, आप उसको उससे बाहर निकलेंगे। ट्रोमा को अगर आपने हराना है तो फिर आप उसके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, कि आपको उसका आमना सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसको अवॉइड करते रहेंगे और काम चलेगा, मतलब बंदर की कबूतर की तरह, सॉरी, आंख बंद करने से बिल्ली भागेगी नहीं, है ना, लड़ना पड़ेगा। ट्रू करेज लाइज इन फेसिंग व्हाट फ्राइटन्स अस मोस्ट। और असली हिम्मत तो उसी चीज़ में है कि आप उसका सामना करें जो चीज़ आपको डराती है, माने डर को डराना है आपने। साइकोलॉजिकल विक्ट्री इज एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकल सक्सेस। साइकोलॉजिकल विक्ट्री बहुत जरूरी है। अगला चैप्टर है द रेड ट्रैप, क्योंकि मानसिक जब तक आप जीत हासिल नहीं करेंगे तो फिर आपका काम नहीं बनने वाला, ठीक है। सल्मा लेगरलॉफ। चलिए, थीम क्या है? वर्ल्ड को मेटाफर बताया गया है, एक वर्ल्ड और रेड ट्रैप को एक साथ जोड़ करके बताया गया है। ह्यूमन लोनलीनेस एंड नीड फॉर कंपैशन। इंसान का अकेलापन और एक दूसरे की जरूरत जो है वो इसके अंदर डिस्क्राइब करी गई है। पावर ऑफ काइंडनेस टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स, कि किसी की जिंदगी को बदलने के लिए आपको काइंडनेस जो है वो बड़ा काम का हथियार है। रिडेप्शन थ्रू एम्पैथी एंड डिग्निटी, और एम्पैथी डिग्निटी से आप चीज़ों को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी इन ह्यूमन बिहेवियर, कुछ दिखता है असलियत में क्या होती है वो सब चीज़ें। मेन कैरेक्टर पेडलर है, उसके आसपास कहानी घूमती है। क्रॉफ्टर का भी रोल है। आयरन मास्टर उसकी बेटी एडला विल्मेंसन, ये सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और कुछ स्ट्रेंजर जो फैक्ट्री में काम करने वाले। समरी क्या कहती है? एक पेडलर है, उसने वो रेड ट्रैप बेचता है, ठीक है, और कुछ चोरियां भी करता है, लोगों से हेल्प मांग लेता है। तो एक क्रॉफ्टर की हेल्प लेता है, वो उसके घर रुकता है रात को। क्रॉफ्टर ने उसको 30 करोनर जो है ना वो दिखा दिए। नेक्स्ट डे उसको चोरी कर लेता है, भागता है, एक फॉरेस्ट में जाता है, और वहाँ जाकर उसको फील होता है कि मैं खुद भी इस रेड ट्रैप में फंस गया। मीन्स की पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है, और ये जो लग्जूरियस चीज़ें हैं, मनी है, हाउसेज हैं, जो बाकी की जो चीज़ें, ये एक तरह का लालच ही हैं, जिसके चलते इंसान चूहे की तरह से फंसता है दुनिया में। मैं भी फंस गया, ठीक है। और वहाँ से वो भागता है तो एक फॉरेस्ट में जो है वो लॉस्ट हो जाता है। उसके बाद एक फैक्ट्री उसको दिखती है, वहाँ जाता है, आयरन मिल था वो। तो आयरन मास्टर रात को आता है, वो उसको मिस इंटरप्रेट कर लेता है कि मेरा दोस्त है शायद ये, और उसको अपने घर बुलाने की कोशिश करता है, नहीं जाता तो अपनी बेटी को भेजता, वो लेके जाती है। बाद में उसको एहसास होता है जब दाढ़ी वाड़ी कटवाने के बाद, अरे बाप रे, तो कोई और ही है, ठीक है। तो उसकी बेटी का बड़ा अच्छा रोल यहाँ पर दिखाया गया कि नहीं, उसकी बेटी कहती है कोई बात नहीं, क्रिसमस है, मना लेगा हमारे साथ ये इंसान भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सुबह उठ करके वो लोग चर्च जाते हैं। देन उनको एहसास होता है कि वहाँ पर न्यूज़ सुनते हैं कि ऐसे ऐसे एक पेडलर है, वो क्रॉफ्टर के 30 करोनर चुरा करके भागा हुआ। देन दे रियलाइज कि यार हमने तो घर पे चोर को छोड़ दिया। वो वापस भागे भागे आते हैं, आकर के देखते कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। तो वहाँ पे एक रेड ट्रैप उनको मिलता है, और उससे एक लेटर मिलता है उसके अंदर, और 30 करोनर भी जो है उनको रखे हुए वहाँ पर मिलते हैं। और बाद में पेडलर ने अपने साइन में जो है कैप्टन वोन्सटेल, जिसको सोच करके उसको लेके आए थे, वही साइन करता है, ताकि उनको ये लगे कि मुझे रियलाइज हो चुका है या मैं बदल चुका हूँ अंदर से। तो आप मुझे अच्छा इंसान सोच करके लेके आए थे, लीजिए मैं अच्छा इंसान बन गया। वैल्यूज़ क्या है? काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग, चीज इंसान के अंदर चेंज लेकर के आ सकते हैं, उसको बेस्ट बना सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल डिजर्व डिग्निटी एंड ए चांस ऑफ रिडेम्पशन। हर आदमी को जरूरत है भाई उसको डिग्निटी मिले, उसको एक चांस मिले सुधरने का। वर्ल्ड इज फुल ऑफ टेम्पटेशन दैट कैन ट्रैप द वीक विल्ड। कमजोर इच्छा शक्ति वाले इंसान बड़ी जल्दी फंसते हैं दुनिया में, सब कुछ टेम्परेचर भरी पड़ी है। तो आपको याद रखना, ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है। वीक स्किल्ड जो विल्ड आदमी है, स्किल्ड सॉरी विल्ड, माने जिनकी कमजोर इच्छा शक्ति है, वो बहुत जल्दी इन टेम्पटेशन में गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये इस कहानी बताने की हमें कोशिश करी गई है। उसके बाद कहते हैं द नोबिलिटी लाइज इन मोरल चॉइसेस नॉट बर्थ और सोशल स्टेटस। भाई आदमी का सोशल स्टेटस क्या है, जन्म कहाँ हुआ है, ये बात अलग है, लेकिन आदमी चाहे तो अच्छी जिंदगी अपनी चॉइस से चुन सकते हैं, नोबिलिटी चुन सकते हैं। कंपैशन इज स्ट्रॉन्गर देन पनिशमेंट।
प्यार पनिशमेंट से ऊपर होता है, ये इसके अंदर समझाने की कोशिश करेंगे। इंडिगो अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। ये सब बातें जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये आपके एग्जाम में काम आएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं आपको याद रहता तो ये भी लिख करके आएंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। थीम क्या कहती है? द इंडिगो चैप्टर महात्मा गांधी के ऊपर है। कहता है लीडरशिप थ्रू ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। भाई ये भी एक तरीके हैं, ये भी लीडरशिप के तरीके हैं, सच्चाई और नॉन वायलेंस। ट्रूथ ऑफ सिविल डिसओबीडियंस एंड मॉरल करेज, ये भी इसकी थीम है। एम्पावरमेंट ऑफ ओप्रेस थ्रू यूनिटी, गरीब जो आदमी ओप्रेस्ड हैं उनके अंदर भी आप एम्पावरमेंट लेकर के आ सकते हैं यूनिटी के थ्रू। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड पीजेंट सफरिंग, उस जमाने के गरीब किसान उनकी पीड़ा, और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन माने अंग्रेजों का एक्सप्लॉयटेशन। गांधी जी इमरजेंस एज ए नेशनल लीडर, और एक नेशनल लीडर के तौर पर गांधी जी का उभर करके सामने आना। महात्मा गांधी इसके अंदर करेक्टर है। राजकुमार शुक्ला है, ब्रिटिश प्लांटर्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं और चंपारण के पीजेंट्स हैं, ठीक है। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को परसुएड करता है, बाबा कहते हैं भाई आप हमारा केस लड़ो। उनको पता लगता है ऐसे ऐसे कोई बाहर के वकील आए हैं तो उनके पीछे पीछे घूमता है। बाद में गांधी जी उनकी बात पर हाँ भर देते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं पूरा केस, उस पूरे सिस्टम को, और बाद में उनको वहाँ से जाने के लिए बोला जाता है। वो नहीं मानते हैं तो उनको अरेस्ट भी किया जाता है, लेकिन लोग उनको बहुत हेल्प करते हैं। इवेंचुअली बाद में 25% फार्मर्स जो है वो पैसे देने को, फार्मर्स को पैसे मिलने जो है वो इस बात पर एग्रीमेंट होता है। बेसिकली होता क्या है, कुछ पीजेंट्स को जो है, पीजेंट्स जो है पहले इंडिगो की खेती करते थे। अंग्रेज उनसे कुछ परसेंट लैंड पर, 50% लैंड पर बोलते कि यह तो आपको फार्मिंग करनी है इंडिगो की, हमें दे देना है ऐसे कैसे, एज योर टैक्स। बाद में सिंथेटिक इंडिगो का इन्वेंशन होता है तो फिर ब्रिटिशर्स कहते हैं अब हमें ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लैंड वापस जो आपका मन करे वो खेती आप कर सकते हो। और इस डील से मुक्त करने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो मनी ले लेते हैं एक फार्मर से। कुछ फार्मर्स पैसे नहीं देते, भाई हमारी लैंड है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो हमारी चॉइस है, तो आप लोग हमसे खेती कराते हैं ज़बरदस्ती। लेकिन कुछ फार्मर पैसे दे भी देते हैं, तो बाद में केस चलता भाई हम पैसे नहीं देंगे, और जिन्होंने दिए उनको वापस चाहिए थे, तो ये केस होता है। तो फाइनली जिन्होंने नहीं दिए उनको तो देने हैं ही नहीं, जो दे चुके उनको 25% जो है वो रिफंड होंगे। तो ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा महात्मा गांधी का। तो ये इस तरीके से वैल्यू क्या है भाई, रियल चेंज बिगिन एट द ग्रास रूट लेवल। असली चेंज बिल्कुल निम्न स्तर से शुरू होता है, ग्रास रूट से शुरू होता है। करेज एंड ट्रूथ कैन ओवरकम इनजस्टिस, हिम्मत सच्चाई जो है वो अन्याय से निकलने का बड़ा तरीका है। लीडरशिप मीन स्टैंडिंग फर्म इन एडवर्सिटी, आपके खिलाफ भी कोई सिचुएशन है, असली लीडरशिप वही है कि आपके सब कुछ खिलाफ है तो भी आप डट के खड़े रहो। नॉन वायलेंस इज अ पावरफुल टूल अगेंस्ट ऑपरेशन, अगर आपको किसी ने ऑपरेस करके रखा हुआ तो नॉन वायलेंस एक अच्छा तरीका, लड़ना नहीं है, शांति से। गांधी जी मेथड एम्पावर्ड द कॉमन पीपल एंड गेव वॉइस टू द वॉइसलेस, गांधी जी के इस तरीके ने लोगों को आवाज़ दी, उनको हिम्मत दी। नेक्स्ट चैप्टर है पोएट एंड पैनकेक्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फिर बता देते हैं। थीम क्या कहती है, बिहाइंड द सीन लाइफ एट ए फिल्म स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो के बाहर, मतलब फिल्म के पीछे की जो जिंदगी होती है, एक्चुअल जो लाइफ होती है स्टूडियो में, वो उसके बारे में। आयरनी है कुछ क्रिएटिव वर्क की, जो कि कैओटिक सा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, उसके बारे में आयरनी बता रखी है। क्लैश बिटवीन आर्ट पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी, आर्ट पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी के बीच में चीज़ें कैसे क्लैश बजता रहता है। रोल कन्फ्यूजन ऑफ इन लार्ज इंस्टीट्यूशन, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े स्टूडियोज में लोगों के रोल क्या कैसे बना रखे हैं, कौन क्या काम करता है, उसके बीच में कन्फ्यूजन। सटायर है इस कहानी में, और ये जो है स्टोरी है। मेन कैरेक्टर है, नरेटर है, एक यंग मैन है शोकामित्रन, वर्किंग इन द मेकअप डिपार्टमेंट। उसके बाद ऑफिस बॉय है जो कि फ्रस्ट्रेटेड फॉर्मर एक्टर है, टर्न मेकअप असिस्टेंट, बिटर एंड टॉकेटिव, भाई उसको लगता है कि मैं एक्टर बनना चाहिए। सुबू है जो कि वर्सेटाइल है, चीयरफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टूडियो के अंदर, मेन आदमी है। लीगल एडवाइजर है और एक इंग्लिश पोएट है स्टीफन स्पेंटर, जो कि गेस्ट बन के आया था इनके स्टूडियो में। समरी क्या कहती है, नरेटर रिकाउंट करता है अपना एक्सपीरियंस जेमिनी स्टूडियो पे, और उसके मेकअप डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस करते हुए वो बहुत सारे कन्फ्यूजन, हाइपोक्रेसी, आयरनी सब बताता है वहाँ के बारे में। सुबू को मेंशन करता है मल्टी टैलेंटेड इंसान है, बट ही वॉज येट डिसलाइक बाय अदर, बाकी सब उसको लाइक नहीं करते हैं। अराइवल ऑफ इंग्लिश पोएट स्टीफन स्पेंटर के बारे में बता रखा है कि वो भी एक बार वहाँ पर आए थे, तो बहुत बड़ा स्टूडियो जेमिनी स्टूडियो, तो सब लोग वहाँ पर आते थे। नरेटर लेटर फाइंड स्पेंडर्स ऐसे इन ए बुक फाइनली अंडरस्टैंडिंग हु ही वाज, तो शुरुआत में नरेटर को समझ नहीं आया कि ये इतना बड़ा आदमी कौन ही होगा, मतलब यूं ही कोई आया होगा। बाद में उसे उसकी बुक देखी तो समझ में आया बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हमारे स्टूडियो में आगे गया है। और चैप्टर जो है एंड होता है ह्यूमरस रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ लिटिल पीपल इन द स्टूडियो एक्चुअली अंडरस्टूड
अबाउट पोइट्री एंड पॉलिटिक्स, कि छोटे छोटा इंसान भी पोइट्री और पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचता है, बस ऐसा कुछ इसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ करके भी जा सकते हैं। द इंटरव्यू अनदर लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर। थीम क्या कहती है, आर्ट ऑफ एथिक्स इंटरव्यूइंग, माने इंटरव्यू क्या होता है उसके बारे में सब कुछ, उसकी परसेप्शन क्या है, उसका रोल क्या है, ये सब बातें, ठीक है। और कैरेक्टर्स की बात करें तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है जो कि प्रेजेंट करता है इंटरव्यू के ऊपर अपने पर्सपेक्टिव। रुडयार्ड किपलिंग है जो कि इंटरव्यू से हेट करते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं। वीएस नाइपॉल व्यू इंटरव्यू एज इंट्रूसिव, जो कि इंटरव्यू को अलग नजर से देखता है। एचजी वेल्स है जो कि स्टालिन का इंटरव्यू करता है। हम्बर्टो इको है जिनका इंटरव्यू जो है वो हुआ पार्ट 2 में, तो 2 पार्ट में है कहानी। तो पार्ट 1 में तो इंटरव्यू के बारे में उसकी अच्छाई और बुराई बता रखी है। पार्ट 2 में एक नेम ऑफ द रोज नाम की बुक है, तो उसके बारे में चर्चा कर रखी है कि वो कैसे इतनी फेमस बनी। तो इको बताते हैं कि वो इंटरस्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स कि जो 2 कामों के बीच जो टाइम होता है, जिसको फ्री टाइम आप कह सकते हो, उसको यूज कर करके उन्होंने इतनी अच्छी किताब लिख दी जिसका नाम अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं भी आएगा, लेकिन किताब बड़ी फेमस है, ठीक है। ये सब वैल्यूज आप यहाँ से फोटो कैप्चर कर रहे हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। अगले चैप्टर पे आते हैं, गोइंग प्लेसेस चैप्टर है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कई बार 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपका बनता है। थीम क्या है, एडोलसेंट ड्रीम वर्सेस हार्श रियलिटी। भाई बचपन में या जब जवानी स्टार्ट होती है, एडोलसेंस, ठीक है, टीनेज में, उस जमाने के सपने और रियलिटी में क्या डिफरेंस है। डिजायर फॉर सक्सेस, ग्लैमर एंड रिकॉग्निशन, हर किसी को ग्लैमर सक्सेस सब चाहिए। आइडेंटिटी क्राइसिस एंड सर्च फॉर बिलोंगिंग, आइडेंटिटी के कई बार क्राइसिस भी होते हैं, लगता है कि कुछ सब कुछ लूट गया और फिर आदमी अपनी बिलोंगिंग्स को सर्च करता है। इल्यूजन एंड एस्केपिज्म एज कोपिंग मैकेनिज्म, बहुत सारे इल्यूजन होते हैं जिंदगी में, बहुत सारी एस्केपिज्म होती है, माने इंसान रियलिटी से बचने की कोशिश करता है। क्लास डिफरेंस एंड अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस, क्लासेस का डिफरेंस, 2 अलग अलग क्लास का, और अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस, ठीक है, जो पूरी ना हुई ऐसी इच्छाएं। सोफी कहानी की मेन कैरेक्टर है, जेंसी उसकी फ्रेंड है, सोफी के फादर है, जियोफ है, और डैनी केजी जो कभी सामने नहीं आता किसी के। चलिए समरी क्या कहती है, सोफी एक वर्किंग क्लास गर्ल है, उसका सपना है कि मैं कभी फैशन डिजाइनर बनूं, एक्ट्रेस बनूं, ये बन जाऊं वो बन जाऊं। जो उसकी दोस्त है जेंसी, वो थोड़ी रियलिस्टिक है, उसको पता है कि भाई जो है चीजें अपने आप नहीं होंगी, ठीक है, उसको ऐसा लगता है। उसके बाद क्या कहता है, ओके चलो। सी शेयर्स फैंटेसी विद हर फ्रेंड जेंसी, वो उसको बताती है, और क्या बताती है कि मैं डैनी केजी से मिली, जबकि नहीं मिली थी वो, लेकिन उसको ऐसा लगा कि हाँ मैं उससे मिली। सोफी एडमायर्स हर ब्रदर जियोफ एंड विशेस टू बी पार्ट ऑफ हिज ग्रोन अप वर्ल्ड, और अपने भाई की हमेशा तारीफ करती है, ठीक है। और सी कंस्ट्रक्ट अ रोमांटिक फैंटेसी अबाउट अराउंड डैनी केजी, और डैनी केजी के अराउंड जो है वो एक फैंटेसी क्रिएट कर लेती कि मैं उससे मिलती हूँ, मैं उससे दुकान के बाहर मिली, मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगे, उसको पेन नहीं था, ये सब बातें वो दिमाग में सोचती रहती है, लेकिन लास्ट में पता लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो सिर्फ फैंटेसी है। अब ये जो समरी या वैल्यूज आपको मैं करा रहा हूँ, ये डायरेक्टली वो है जो एग्जाम से पहले आपको बेनिफिट करती हैं। मीन्स कि इस पेज का अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं और इस चीज़ को आप एग्जाम में लिख करके आते हैं, वैल्यूज, थीम और ये समरी, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। अनरियलिस्टिक कैन लीड टू डिसअपॉइंटमेंट इफ नॉट बैलेंस विद रियलिटी, अनरियलिस्टिक ड्रीम जो है वो डिसअपॉइंटमेंट बन सकती है अगर उनको बैलेंस नहीं किया गया रियलिटी के साथ। तो एडोलसेंट ऑफन फेस इमोशनल टर्मोइल वाइल शेपिंग देयर आइडेंटिटीज, कई बार अपनी आइडेंटिटी को शेप करने में उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इमोशनल मुसीबतें। एस्केपिज्म रिफ्लेक्ट इनर इमोशनल नीड एंड सोशल लिमिटेशंस, और एस्केपिज्म भी हमारे अंदरूनी चीज़ों को ना शो करता है, हमारे अंदर के जो इमोशनल जो हमारे नीड हैं और जो सोसाइटिकल जो लिमिटेशन है उनको शो करते हैं। क्लास एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफन शेप ड्रीम एंड अपॉर्चुनिटी, हम जिस क्लास में जिस बैकग्राउंड में रहते हैं वो उसका काफी इफेक्ट पड़ता है हमारे सपने देखने पर। सपोर्ट गाइडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग आर एसेंशियल ड्यूरिंग टीनेज ईयर, और बच्चे जब टीनेज में होते हैं मीन्स के 12 से 18 साल के बीच में होते हैं, तो बड़ी ज़रूरत होती है उनको चीज़ों को शेप करने में, समझने में, तो एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है। अब आते हैं पोइट्री सेक्शन पे। माई मदर एट 66, ये पोइट के बारे में है। थीम क्या कहती है, फियर ऑफ एजिंग एंड डेथ, मौत का डर। अनस्पोकन इमोशनल बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ह्यूमन वल्नरेबिलिटी एंड पैसेज ऑफ टाइम, ये भी इसके अंदर बता रखा है। इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल ड्यूटीज एंड इमोशनल अटैचमेंट, ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ एंड रिलेशनशिप, ये सब चीजें इसकी थीम है, तो यहाँ से इसको आप याद कर सकते हैं। सिमली है जहाँ पर एज लेट विंटर्स मून, इन सब चीज़ों में सिमली इसमें है।
ठीक है। एलिट्रेशन भी है, स्लीपिंग ओपन माउथ, इन सब में इमेजरी है, सिंबोलिज्म है और एंजॉयमेंट जो है, यहाँ से आप इसको कैप्चर कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये इसमें है। मोस्टली इसमें सिमरी जो पेपर में आता है स्टैंजा में। समरी क्या है? समरी तो बस यही है, पोएम की क्या ही समरी होती है प्यारे बच्चों। समरी मीन्स ये शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि पोएट है वो अपनी मदर को देखती है जब वो एयरपोर्ट जा रहे होते हैं, उसको देख के लगता है कि मेरी मदर अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, तो शायद अब नेक्स्ट टाइम इनसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो उनको बोलती है सी यू सुन अम्मा। तो कभी विंटर मून के साथ उसको कंपेयर करती है, कभी बाहर बच्चों को खेलते हुए देखती है राइटर की कैसे न कैसे करके मैं ध्यान अपना हटाऊं, लेकिन उसको डर है कि एक दिन मैं मेरी मदर को खो दूंगी। वैल्यूज क्या है? एजिंग इज इनएविटेबल एंड सो इज इमोशनल पेन लिंक्ड विद इट। देखो उम्र तो बढ़नी है, ये तो सच्चाई है, लेकिन आदमी इमोशनली कनेक्ट होता है उससे। ट्रू लव ऑफन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू साइलेंस एंड रिस्ट्रेंट। कई बार जो असली जो प्यार होता है वो आपकी साइलेंस में भी निकल करके आता है। फेसिंग मोर्टेलिटी इज यूनिवर्सल एंड इमोशनल स्ट्रगल, और इस चीज़ का सामना करना है कि हम एक दिन मर जाएंगे, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है। लाइफ ऑफ मिक्स ऑफ जॉय मूवमेंट एंड इवेंचुअल स्टिलनेस, और जिंदगी में सब चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। और इम्प्रेसिंग ईच मोमेंट विद लव वंस इज एसेंशियल। अपने जो चाहने वाले हैं उनको गले लगाओ, उनसे प्यार करो, ये सब चीज़ें जिंदगी जीने के लिए बड़ी जरूरी है। कीपिंग क्वाइट अनदर इंपॉर्टेंट पोएम, पाब्लो नेरूदा, ठीक है। पोएटिक डिवाइस एनाफोरा, इसके अंदर एंजॉयमेंट है, एलिट्रेशन है, सडन स्ट्रेंजनेस वगैरह में, ठीक है। इमेजरी है, सिंबोलिज्म है, ठीक है। थीम क्या कहती है? नीड ऑफ पीस, शांति की जरूरत है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम। क्रिटिसिज्म ऑफ वॉर, डिस्ट्रक्शन एंड मीनिंगलेस इनएक्टिविटी, ये बता रखा है। यूनिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड कैसे जरूरी है। स्टिलनेस एज अ पाथ टू अंडरस्टैंड एंड रेन्यूअल, कि स्टिलनेस बहुत जरूरी है, शांति बहुत जरूरी है जिंदगी में। समरी क्या है? पोएट सबको बोलता है कि भी शांत रहो, वो एक वर्ल्ड को इमेजिन करता है जहाँ पे सब लोग शांत हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। मछली पकड़ने वाला फिशरमैन मछली नहीं पकड़ता है, वो ब्रेक लेता है, और ये साइलेंस जो है वो टोटल इनएक्टिविटी के बराबर है। मीन्स कि बिल्कुल धरती की तरह, बिल्कुल शांत। जैसे धरती बिल्कुल शांत रहती है लेकिन उसमें लाइफ होती है, ऐसा नहीं कि लाइफ नहीं होती है, बीज उगता है, पेड़ बनता है, लाइफ उसमें है बट वो शांत है। और पोएम जो है वो ऐड होती है इंट्रोस्पेक्शन के साथ। इंट्रोस्पेक्शन खुद के बारे में सोचना, तो ये इसकी थीम भी है कि हम इंसानों को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और उसके लिए शांत रहना बड़ा जरूरी है, शांति सोचना चाहिए अपने बारे में। वैल्यूज क्या है? साइलेंस हेल्प करती है हमारी रीडिस्कवर पीस एंड इम्पैथी, चीज़ों को दोबारा से समझने में। इंट्रोस्पेक्शन हमें हील करता है हमारी बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, माने अपने आप को आराम देने के लिए इंट्रोस्पेक्शन बड़ा जरूरी है। वी मस्ट pause to realize the damage we do not ourselves and nature. We must pause to realize, हमें रुकना पड़ेगा रियलाइज करने के लिए, the damage we do to ourselves and nature, जो डैमेज हमने खुद को नेचर को दिया है उसको समझने के लिए आपको रुकना पड़ता है, पॉज लेना पड़ता है। पीस बिगिन विद सेल्फ अवेयरनेस एंड यूनिवर्सल कनेक्शन, और शांति तो खुद से शुरू करनी पड़ती है भाई। स्टिलनेस इज नॉट वीकनेस बट स्ट्रेंथ, और शांति जो है ना वो वीकनेस नहीं है, वो स्ट्रेंथ है। अनदर इंपॉर्टेंट पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। थीम क्या कहती है? एटर्नल एंड हीलिंग पावर ऑफ ब्यूटी, कि भाई अंदरूनी सुंदरता के बारे में बात करी गई है। नेचर एज ए सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल कंफर्ट, नेचर जो है वो स्पिरिचुअल कंफर्ट है, उसका सोर्स है। एस्केप फ्रॉम ग्लूम सफरिंग एंड डिस्पेयर थ्रू ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ें आपको हमेशा मुसीबतों से, पीड़ा से, दर्द से बाहर निकालती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अप्रिशिएटिंग लाइफ स्मॉल जॉयज, और जिंदगी की छोटी छोटी खुशी को भी अप्रिशिएट करना सीखो। कंट्रास्ट बिटवीन हार्श रियलिटी एंड सूदिंग इमेजिनेशन, सच्चाई और असलियत में जो आपको सूद करने वाली इमेजिनेशन है उसके बीच में डिफरेंस। पोएटिक डिवाइस मेटाफर है, बोवर क्वाइट में, एंडलेस फाउंटेन में, ये सब मेटाफर के एग्जांपल है। नोबल नेचर में एलिट्रेशन इसमें है। इमेजरी है जो अलग अलग पिक्चर, डैफोडिल, ट्रीज, इन सब की है। सिंबोलिज्म है क्योंकि ब्यूटी को होप के तौर पे, जॉय के तौर पे दिखाया गया है। समरी क्या है? पोएम स्टार्ट होती है इसी बात से कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होती है बेसिकली, तो बताता है कि जो चीज़ हमें हमेशा खुश रखे, जो खत्म ना हो, हमारी जिंदगी में खुशियाँ ला दे, दैट इज थिंग ऑफ ब्यूटी। जो हमारे ऊपर, हमारे स्पिरिट के ऊपर जो पर्दे गिरे हुए हैं उनको हटा दे, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। ट्री है, डैफोडिल है, स्ट्रीम्स हैं, सन है, ये सब जो हमेशा सुंदर रहेंगी, जिनका हमारे ऊपर से कभी कृपा जो है वो हटेगी नहीं, वो हैं। और जो हमारे हीरोइक स्टोरी है, मीन्स जो लोग मर चुके हैं लेकिन वो उन्होंने महान काम करे हैं, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी बता रखी है। आसपास हमारी जो चीज़ें हैं जिनको कि हम देख सकते हैं, इंसान हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ये सभी एक दिन खत्म जो है वो हो जाएंगी, ऐसा पोएट ने बताने की कोशिश करी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज क्या कहते हैं? देखो वैल्यूज भी समझ लेते हैं। ब्यूटी हैज़ द पावर टू हील एंड अपलिफ्ट
भाई सुंदर जो चीज़ें हैं वो आपको हील करेंगी, ये पहचान है। अप्रिशिएट करना शुरू करो नेचर को। डिस्पाइट स्ट्रगल लाइफ होल्ड मूवमेंट ऑफ जॉय एंड इंस्पिरेशन। जिंदगी में सिर्फ संघर्ष ही नहीं है, बहुत अच्छे मूवमेंट भी आते हैं। मेमोरी ऑफ ब्यूटी कैन ऑफर लास्टिंग हैप्पीनेस। और असली सुंदर चीज़ें तो भाई जिंदगी से कभी हटती नहीं है, वो तो लास्टिंग इंप्रेशन रखती हैं। आर्ट नेचर नोबल एक्ट लिव ऑन एज एटर्नल सोर्स ऑफ होप। आर्ट है, नेचर है, नोबल आदमी है, वो सब हमेशा जिंदा रहते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। रोड साइड स्टैंड क्या कहती है, देखो थीम क्या कहती है, रूरल पॉवर्टी एंड नेग्लेक्ट। इनइक्वालिटी माने रूरल जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको लोग कैसे नेग्लेक्ट करते हैं, उनकी जो गरीबी है। इनइक्वालिटी बिटवीन अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, शहर की और गांव की जो पॉपुलेशन है उनके बीच में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, तरक्की के झूठे वादे। लॉन्गिंग ऑफ कॉमन पीपल फॉर डिग्निटी एंड लाइवलीहुड, जो आम आदमी है उनको कितना ज़्यादा उनकी जो इच्छाएं रहती हैं बेचारों की कि कैसे ज़िंदगी चलेगी, उसके बारे में। क्रिटिक ऑफ अर्बन अपैथी टुवर्ड द रूरल पुअर, गरीबों के माध्यम से अमीरों के ऊपर जो है वो तंज करने की कोशिश करी गई है। आयरनी है ये पूरी कहानी, क्योंकि सब कुछ जो रोड साइड स्टैंड पे लेकर जो लोग बैठे उनको कैसे इग्नोर किया जाता है। एलिट्रेशन है, पोलिस्ड ट्रैफिक पिट फुलकिन वगैरह में। पर्सोनिफिकेशन है, जो जिसमें बोला गया कि जो स्टैंड है वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, तो पर्सोनिफिकेशन का एकदम। कंट्रास्ट है, वेल्दी अर्बन एलिट लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में। इमेजरी है, अलग अलग जो बातें आपको बताने की कोशिश करेंगे कार वगैरह के थ्रू, वो इमेजरी है। टोन जो है वो बड़ी सिंपैथिक और एंग्री है, और सबटली सार्केस्टिक भी है, माने तंज भी कसने की कोशिश करी गई। समरी क्या कहती है, जो पोएम है वो डिस्क्राइब करती है उन लोगों को जो रोड के किनारे बैठकर अपना सामान बेच रहे होते हैं। बता रहे लोग, कार वाले उनके पास आते हैं, उनसे खाली एड्रेस पूछते हैं, तेल पूछते हैं, सीएनजी गैस सब के बारे में पूछते हैं, लेकिन चुपचाप चले जाते हैं। सामान नहीं लेते हैं, बड़े बड़े मॉल से लेते हैं। लेकिन जो पोएट है वो लोगों से रिक्वेस्ट भी करता है कि भाई इनसे भी सामान लेना चाहिए ताकि इनकी ज़िंदगी में अच्छी चले। और एक पोएम एंड होती है इस फीलिंग के, गिल्टी के साथ, हेल्पलेस फीलिंग के साथ, और ये विश के साथ कि जो गाँव वाले लोग हैं, रूरल लोग हैं, उनकी सफरिंग जो है वो पीसफुली खत्म होगी। वैल्यूज़ क्या है, रूरल पीपल डिजर्व रियल हेल्प, उनको ज़रूरत है ना कि खोखले प्रोमिस की। होलो प्रोमिस मीन्स खोखले प्रोमिस। इकोनॉमिक जस्टिस मस्ट इंक्लूड डिग्निटी एंड इंक्लूजन, इकोनॉमिक जस्टिस बड़ा जरूरी है, उस तभी डिग्निटी और सब चीज़ें आएंगी, और लोगों का इंक्लूसिव होना बड़ा जरूरी है, लोगों सबको शामिल करना पड़ेगा ना सोसाइटी बनाने के लिए। सोसाइटी मस्ट एक्नॉलेज एंड ब्रिज रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज, समाज को भी इस बात को समझना पड़ेगा, एक पुल बनाना पड़ेगा दो तरह के लोगों के बीच में, उनकी खाई को दूर करने के लिए। जेन्युइन डेवलपमेंट शुड बेनिफिट द कॉमन पीपल, असली डेवलपमेंट वही है जो आम आदमी को भी हेल्प करे। इम्पैथी एंड अवेयरनेस आर नीडेड, इम्पैथी अवेयरनेस की जरूरत है इनइक्वालिटी को चैलेंज करने के लिए। आंट जेनिफर टाइगर इंपोर्टेंट पोएम है। थीम क्या कहती है, जेंडर इनइक्वालिटी एंड फीमेल ऑपरेशन। जेंडर इनइक्वालिटी एंड फीमेल ऑपरेशन, समाज में महिला पुरुष का भेदभाव। इनर स्ट्रेंथ वर्सेस आउटर सब्जुगेशन, अंदर की स्ट्रेंथ और बाहर वो कैसा जी रहा है इंसान। आर्ट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ सप्रेस इमोशन, आर्ट को इमोशन बताने के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया। सर्च फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ आइडेंटिटी। कंट्रास्ट बिटवीन फियरलेसनेस इन आर्ट एंड फियर इन लाइफ, इन सब बातें जो बताई गई है। जहाँ तक बात है पोएटिक डिवाइसेस की, तो इमेजरी है इसके अंदर, तो टाइगर को डिस्क्राइब करा गया है, प्रैंसिंग, फियरलेस, प्राइड वगैरह। एलिट्रेशन है, फिंगर्स फ्लिटरिंग वगैरह में, प्रैंसिंग, प्राउड वगैरह में। सिंबोलिज्म है, क्योंकि टाइगर को सिंबल फ्रीडम का तौर पर बताने की कोशिश करी गई है। कंट्रास्ट है, क्योंकि आंट के टाइगर अलग है, उनकी सोच अलग है, और दूसरी तरफ आंट जेनिफर खुद अलग कैरेक्टर दिखा रखे हैं। टोन सिंपैथेटिक है, क्रिटिकल है, रिफ्लेक्टिव है। समरी है कि आंट जेनिफर के कुछ टाइगर हैं उन्होंने जो एम्ब्रॉयडर कर रखे हैं कपड़े पे, और वो फ्रीडम को शो करते हैं, फियरलेसनेस को शो करते हैं। लेकिन आंट जेनिफर खुद हैवी वेडिंग रिंग जो के बर्डन में है, उसके अपनी जो मैरिड लाइफ उनकी उसके बर्डन में है, और डेथ के बाद भी जो कहते हैं कि वो बर्डन कभी वो खत्म नहीं हुआ, ठीक है, उनकी फिंगर्स के ऊपर। लेकिन उनके टाइगर कुछ अलग ही शो करते हैं कि वो किसी से डरते नहीं है, वो सब चीज़ें इसके अंदर बताने की कोशिश करेंगी। वैल्यू क्या है, पैट्रियार्कल सिस्टम सप्रेस वुमेन्स वॉइसेस एंड चॉइसेस। पैट्रियार्कल सिस्टम है मतलब पितृ समाज, जिसमें पिता प्रधान है, वो महिलाओं को दबाकर रखता है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफर फॉर्म ऑफ साइलेंट रिबेलियन एंड इमोर्टलिटी, आर्टिस्टिक इंप्रेशन भी कई बार साइलेंट रेबेलियन को जो है वो शो करते हैं। रेबेलियन का मतलब तो विद्रोह,
करेज कैन एग्जिस्ट इंटरनली इवन इन दोज हु सीम्स आउटवर्ड सबमिसिव। कई लोग जो बाहर से अलग दिखते हैं उनके अंदर अंदर बड़ा डर हो सकता है, इंटरनली वो डरपोक हो सकते हैं, चाहे उनको कोई दबा करके रख सकता है, ठीक है, या फिर उनके अंदर हिम्मत हो सकती है, जो बाहर लगता है कि बाहर से दबे हुए हैं और उनके अंदर जो हिम्मत हो सकती है, दोनों ही बातें हैं। इसलिए जो चीज़ बाहर से दिखती है कि वह अंदर से वो अलग हो सकती है। अ वुमेन सफरिंग में गो अननोटिस, महिलाओं की जो सफरिंग है वो हमेशा अननोटिस ही रहती है, कोई उनको देखता नहीं है, ठीक है। फ्रीडम इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। फ्रीडम जो है वो साइकोलॉजिकल भी होती है, खाली ये नहीं कि बाहर से आपको हाँ जी आप जो है वो आज़ाद हो, आप कुछ भी कर सकते हो। साइकोलॉजिकली इमोशनली आपको कितना दबा कर रखा जाता है वो भी एक चीज़ है। नेक्स्ट बुक पे आते हैं, द थर्ड लेवल स्टार्स पे। थीम क्या कहती है? एस्केपिज्म फ्रॉम मॉडर्न स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। भाई आदमी आजकल दर्द तकलीफ दुख से बचने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। द फ्रेजाइल बाउंड्री बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन, सच्चाई और इमेजिनेशन के बीच में एक फ्रेजाइल सी बाउंड्री है, मीन्स के बिल्कुल भरंगुर का मतलब जल्दी टूट जाएगी, बारीक सी। लॉन्गिंग फॉर अ सिंपलर मोर एंड पीसफुल पास्ट, कोई आदमी अपने पास्ट अच्छे पास्ट को याद कर करके सोचता है कि काश वैसा टाइम पे वैसे आए, जैसे आजकल के बूढ़े लोग हम देखते हैं ना कि पहले का ज़माना बड़ा अच्छा था। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अर्बन लाइफ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट अर्बन लाइफ के ऊपर। टाइम ट्रैवल एक मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मेन कैरेक्टर कौन से है? चार्ली है, कहानी का हीरो है, लुइसा है और सैम उसका दोस्त है, और एक क्लर्क भी है, छोटा मोटा रोल उसका भी आता है। देखो चार्ली क्या करता है, नरेट करता है हाउ उसने वंडर इनटू व्हाट ही बिलीव्स इज द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, अ प्लेस दैट लीड्स टू द ईयर 1894। 1894 में जाने वाला एक स्टेशन उसको मिलता है जो वहां तक ट्रेन को लेकर के जाता था, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जिस पर हर रोज जाता है, उसी पे एक थर्ड लेवल भी है। दो लेवल तो सबको दिखते हैं, उसको थर्ड भी दिख गया। He described the setting as old fashioned with people dressed 19th century clothing, gas light replacing light, इलेक्ट्रिक लाइट। को बताता भी है कि यार मैंने जब देखा तो वहाँ पे जो इंसान थे उनकी मूछें ऐसी थी, गैस लाइट वैसे थी, इलेक्ट्रिक लाइट भी वैसे जैसे कि उस जमाने में होती थी। तो मुझे लगा यार मैं तो एकदम से नई जगह पे, मैंने अलग ही टाइम में आ गया, टाइम ट्रेवल करके आ गया। ही ट्राइज टू बाई टिकट टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस, अ पीसफुल टाउन इन 1890s, बट हिज मॉडर्न करेंसी रेजिज सस्पिशियन। कहता वो तो टिकट लेने की कोशिश करता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो, लेकिन उसके तो पैसे मॉडर्न जमाने के, तो उसके ऊपर शक कराते हैं, उसको भगा देते हैं वहाँ से। बाद में दोस्त सैम को सब बातें बताता है, तो फिर सैम भी उस जमाने में जाना चाहता था, तो बाद में पता लगा सैम खुद ही गायब हो गया, ठीक है। और बाद में वो लेटर मिलता है, वो लेटर जो है वो 1894 वाले इनके एड्रेस पर जो है वो चार्ली के पोस्ट किया हुआ था सैम ने कि मैं यहाँ रहता हूँ, अच्छा टाइम है ये वो। तो इस तरीके से कहानी जो है वो खत्म होती है। हालांकि जो लुइस है वो बार बार कहती है चार्ली को कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, इन पे ध्यान मत दो, और इवन सैम से मिलना ही बंद कर दो। वैल्यूज, पीपल ऑफन सीक एस्केप फ्रॉम द ओवरवेलमिंग पेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। कई बार हम ना इस लाइफ से बचने के लिए कुछ और ही सोचते हैं, मतलब हमें ये प्रेजेंट की भागदौड़ ना पसंद नहीं आती, तो हम ओवरवेलम कर लेते हैं। द ह्यूमन माइंड कैन क्रिएट कंफर्टिंग इल्यूजन, और इंसान का दिमाग तो यार अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाने वाले इल्यूजन क्रिएट करने में बड़ा गजब है। मतलब हम खुद ही एक अच्छी लेटे लेटे एक अलग ही हसीन वादियों में चले जाते हैं। नॉस्टैल्जिया रिफ्लेक्ट ए डिजायर फॉर सेफ्टी, और पुराने ज़माने की बातें तो रिफ्लेक्ट होती हैं हमारी डिजायर सेफ्टी के लिए, पीस के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए। व्हाट सीम्स इरेशनल में बी डीपर रिफ्लेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड, और कोई चीज़ ना ऐसी दिखती है कि नॉर्मल है लेकिन बड़ा डीपर रिफ्लेक्शन हो सकता है उनका। द पास्ट कैन बी इमोशनल रिफ्यूज, कई बार तो पास्ट भी बचने का एक तरीका है कि प्रेजेंट से कैसे बचा जाए, उसके लिए पास्ट में चले जाओ, है ना। तो वो पुरानी कोई बात चल रही है, पेरेंट्स हैं बूढ़े हैं, कोई बात कर रहे हैं, बच्चों ने कुछ कहा, पेरेंट्स थ्रू हो गए, पहले का ज़माना अच्छा था। तो दिस इज ऑल्सो मीडियम ऑफ एस्केपिज्म। नेक्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग। मैनी टाइम्स क्वेश्चन इसमें आता है, थीम क्या कहते हैं? आयरनी ऑफ फेट एंड द इल्यूजन ऑफ पावर, ठीक है। सटारिकल क्रिटिक ऑफ मोनार्की एंड ह्यूमन एरोगेंस, ये भी बात बताने की कोशिश करी गई है ह्यूमन एरोगेंस और मोनार्की का के बारे में। फ्यूटिलिटी ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल डेस्टिनी, की चीज़ों को, डेस्टिनी को, फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश। हिपोक्रेसी एंड एब्सर्डिटी ऑफ रॉयल कस्टम, और अजीब से कस्टम, एब्सर्डिटी माने जो आप सुन करके लगे यार कितना अजीब सा ये रीति रिवाज है, उसके बारे में। हिपोक्रेसी माने कहना कुछ, करना कुछ, किसी और के लिए कुछ, खुद के लिए कुछ। अब्यूज ऑफ पावर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, कि कैसे प्रकृति का जो है वो दोहन हुआ या उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। मेन कैरेक्टर कितने हैं? टाइगर किंग खुद है भाई, महाराजा प्रतिबंधपुरम के, ठीक है। रॉयल एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने ये प्रेडिक्शन की कि महाराज की डेथ जो है वो
एक टाइगर की वजह से होगी। दीवान साहब हैं जो टाइगर के लिए महाराज के लिए टाइगर का इंतजाम करते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर हैं जो आते हैं फोटो खिंचाने के लिए आते हैं। शॉपकीपर हैं जो वुडन टाइगर जो है वो बेच देते हैं। समरी क्या कहती है? प्रोफेसी हुई कि भाई टाइगर किंग जो है वो महाराजा प्रतिबंधपुरम जो है वो उनकी डेथ होगी टाइगर की वजह से। उन्होंने टाइगर मार दिया, कहा कि देखो मैंने टाइगर मार दिया, कुछ नहीं हुआ। तो पंडित जी ने बताया कि भाई ऐसा नहीं है, आपको 100 टाइगर तक पहुंचते खतरा है। चलो जी ठीक है। तो उसके बाद महाराजा ने टाइगर किल करना शुरू किया। तो 70 टाइगर्स तो अपने स्टेट में मार दिए, किसी को और कुछ काम करने दिया नहीं। फिर शादी कर ली और वहां पर बार बार बोलते अपनी वाइफ को चल तेरे मायके घुमा के लेके आता हूँ। 29 टाइगर वहां मार दिए। इस बीच में एक ब्रिटिश ऑफिसर भी आया जिसने कहा कि मुझे टाइगर मारना है। तो महाराज ने कहा यार टाइगर हंटिंग तो बैन है हमारे स्टेट में। उसने कहा फोटो ही खिंचाने तो यार बंदूक रखी है, तो उसने उससे मना कर दिया। ब्रिटिश ऑफिसर नाराज हो गया। उनकी पत्नी को खुश करने के लिए कि माहौल ठीक बना रहे, ये बंगाल से मंगाते हैं डायमंड और गिफ्ट विफ्ट सब महंगे, और कई लाख रुपए के 3 लाख रुपए गिफ्ट जो है वो भेज देते हैं ब्रिटिश ऑफिसर के घर पर। तो इस तरीके से अपना जो है वो क्राउन बचाते हैं। तो मैरी कर लिया उन्होंने एक प्रिंसेस से जहाँ पे टाइगर खूब थे। तो 100 टाइगर तक वो पहुंच गए, 99 हो गए, उनको नहीं मिल रहा था। तो उनके दीवान ने उनका टाइगर रखा और उन्होंने गोली चलाई, लेकिन गोली टाइगर पर लगी नहीं। तो उसके सोल्जर्स ने टाइगर को मार दिया। अकॉर्डिंग टू द टाइगर किंग उसको लगता था कि मैंने मार दिए, आई हैड किल्ड 100 टाइगर्स, बट द पॉइंट वाज दैट कि द 100 टाइगर वाज नॉट किल्ड बाय द टाइगर किंग, इट वाज किल्ड बाय द सोल्जर्स। सोल्जर्स ने मारा उसको। तो वो तो खुश था कि हाँ वो चलो अच्छा मेरा काम तो गया, है ना। तो उसने नहीं मारा उसको। बिलीविंग द प्रोफेसी डिफीटेड, उसको लगा कि भविष्यवाणी को तो मैंने हरा दिया। द किंग गिफ्ट हिज सन ए वुडन टॉय टाइगर, उसने अपने बेटे को एक टाइगर गिफ्ट किया। काफी टाइम से टाइगर के चक्कर में बेटे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा, तो उसने बेटे को टाइगर दिया वुडन का। उसमें कुछ नेल्स जो है वो निकली हुई थी, स्प्लिंटर निकली हुई थी, उसके हाथ में चुभी, इन्फेक्शन हुआ, पहली उंगली कटी, हाथ कटा पूरा, और बाद में उसकी डेथ हो गई। तो इन द एंड ये प्रूव हो गया कि प्रोफेसी सच हुई। वो जो है अपनी प्रोफेसी को नहीं जो है वो हरा पाया, टाइगर ही की वजह से उसकी डेथ हुई। टाइगर भले ही वो लकड़ी का था। वैल्यू क्या है? फेट इनएविटेबल है, नो मैटर हाउ पावरफुल वन मैन मे सीम, कोई आदमी कितना पावरफुल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरोगेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस लीड टू डाउनफॉल, एरोगेंस जो है वो डाउनफॉल की वजह बन सकता है। पावर विदाउट विजडम लीड टू एब्सर्ड डिसीजन, विदाउट विजडम की जो पावर है वो एब्सर्ड डिसीजन ले सकती है, माने अजीब से डिसीजन ले सकती है। ह्यूमन ऑब्सेशन विद कंट्रोल ऑफन बैकफायर्स, इंसानों का जो ऑब्सेशन है वो कई बार बैकफायर कर जाता है। सटायर कैन इफेक्टिवली एक्सपोज सोसाइटिकल फ्लॉज एंड ह्यूमन फुलिशनेस, और आप तंज कस करके समाज के जो चीज़ें हैं उनको एक्सपोज भी कर सकते हैं। जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, नॉट सो इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा सा बता देता हूँ। थीम क्या है? फ्रेजिलिटी ऑफ अर्थ इकोसिस्टम, धरती का जो इकोसिस्टम है उसकी फ्रेजिलिटी, भाई सब खत्म होने वाला है, भृंगुर है, नाजुक है। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल अवेयरनेस। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्थ जियोलॉजिकल पास्ट, धरती के पास्ट को समझना। कनेक्शन बिटवीन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड फ्यूचर सर्वाइवल, ये सबका कनेक्शन। और इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन द ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, ये चीज़ें इसके अंदर बताने को। ये तिसानी दोषी है, स्वयं जाती है ये अंटार्कटिका के ऊपर, तो उसी का एक जो है ये उन्होंने बताने की कोशिश करी है। मेन कैरेक्टर तिसानी दोषी हैं जो पार्टिसिपेंट हैं इस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन की। जियो ऑफ ग्रीन है, करेंट एजुकेटर है एंड द एक्सपीडिशन लीडर ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ये इस प्रोग्राम के स्टूडेंट ऑन आइस जिसमें बहुत सारे बच्चों को लेकर गया अंटार्कटिका घुमाने के लिए, स्टडी कराने के लिए, ये उसके हेड थे या फिर कह सकते हैं लीडर थे। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था जिसके तहत सब लोग गए अंटार्कटिका, ये सब कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल कर रखे हैं। समरी क्या है? ऑथर ट्रेवल करता है अंटार्कटिका में, ये प्रिस्टाइन एंड रिमोट पार्ट ऑफ अर्थ, जो कि धरती का सुदूर किनारा है, दूर किनारा है, जहाँ पर अक्सर लोग जाते आते नहीं हैं। ग्लोबल वार्मिंग को समझते हैं, इंपोर्टेंस को समझते हैं, और गोंडवाना लैंड के बारे में बताते हैं कि पहले दुनिया कैसे एक ही जगह पर थी। अंटार्कटिका अर्थ का जो पास्ट है उसका क्लाइमेट सब होल्ड करके रखता है, वहाँ पर सब स्टडी हो सकती है। उन्होंने हाईलाइट किया है कि मॉडर्न डेवलपमेंट और पॉपुलेशन के कारण सब चीज़ें बैलेंस खराब हो रहा है नेचर का। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑन द जर्नी लर्न अबाउट द एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों ने सीखा कि एनवायरमेंट को लेकर के हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस प्लानट को बचाने के लिए। द ऑथर इज स्पेशली स्टक बाय द साइट ऑफ माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन विच प्ले ए क्रूशियल रोल, बहुत छोटे छोटे जो जीव हैं फाइटोप्लैंक्टन जैसे, उनका कितना रोल है धरती को चलाने में, ये सब चीज़ सीखी। वैल्यूज़ क्या है भाई? अवेयरनेस रखो आप, एजुकेशन जो वो की है, एनवायरनमेंट को बचाना जरूरी है, क्लाइमेट को समझना जरूरी है, ह्यूमन का सर्वाइवल
जो वो नेचर के बैलेंस से कनेक्टेड है। नेचर का बैलेंस खराब होगा तो इंसान का सर्वाइवल भी खराब होगा। स्मॉल लाइफ लाइक फाइटो प्लैंकटन जैसी चीज़ें भी ग्लोबल इकोसिस्टम का हिस्सा है। अंटार्कटिका कोई रिमोट नहीं है, बल्कि माने दूर नहीं, रिमोट का मतलब दूर नहीं है, बल्कि एक मिरर है हमारे फ्यूचर का। दी एनिमी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, पर्ल एस बक ने चैप्टर लिखा। थीम क्या है? कन्फ्लिक्ट बिटवीन पैट्रियोटिज्म एंड ह्यूमैनिटी। देशभक्ति और इंसान के बीच में एक भेदभाव नहीं, कन्फ्लिक्ट माने क्लैश, ठीक है। मॉरल करेज एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग, मॉरल करेज और एथिकल डिसीजन मेकिंग के बारे में। रेशियल प्रेजुडाइस एंड वॉर्स डिह्यूमनाइजेशन, युद्ध के समय में प्रेजुडाइसिस और वॉर की डिह्यूमनाइजेशन क्या होती है, माने मानवता के खिलाफ जो चीज़ें हैं। इंडिविजुअल कंसाइंस वर्सेस नेशनल लॉयल्टी, इंसान की खुद की कंसाइंस और नेशन के प्रति उसकी लॉयल्टी। कंपैशन बियॉन्ड बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज के आगे चल करके भी जो प्यार है। कैरेक्टर मेन डॉक्टर सदाओ होकी है, हाना है, डॉक्टर सदाओ की वाइफ है, द अमेरिकन सोल्जर है, सर्वेंट है, जनरल टाकीमा है। ये सभी जो है वो मेन कैरेक्टर हैं इसके अंदर। डॉक्टर सदाओ सर्जन है, ये सब चीज़ें इसके अंदर बता रखी हैं, जो अपनी ड्यूटी निभाते हैं और ह्यूमनाइजेशन में मानते हैं, अपने पैट्रियोटिज्म में भी मानते हैं और डॉक्टर का भी काम करते हैं। हाना उनकी सपोर्टिव वाइफ है। अमेरिकन सोल्जर हैं, ठीक है, सर्वेंट है, और जनरल टाकीमा मैं बता चुका आपको, ठीक है। समरी पर आते हैं। बेसिकली डॉक्टर है डॉक्टर सदाओ, उसके यहाँ पर एक अमेरिकन सोल्जर आता है जिसको उन्होंने बचाया, जो कि उनका दुश्मन था। तो यही पूरी चीज़ जो है चलती है, बचाना चाहिए था कि नहीं बचाना चाहिए था। जापान, दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ जापान में रहते हैं, तो अमेरिका जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में उनका दुश्मन है। तो दुश्मन देश के सैनिक को बचाना लॉयल्टी है देश के लिए, क्या है वो कन्फ्लिक्ट जो चलता रहता है। तो डॉक्टर सदाओ को एक अमेरिकन प्रिजनर मिलता है, उसको उन्होंने उसको ऑपरेट किया, उसको बचाया। उसकी वाइफ हाना ने भी उसकी हेल्प करी, ठीक है। हालांकि उसके नौकरों ने उसकी हेल्प नहीं करी, वो चाहते थे कि इसको यहाँ पे रखें। हालांकि ये बात उन्होंने अपने जनरल को बताई, जनरल उससे बड़ा लगाव रखता था डॉक्टर सदाओ से, ठीक है, क्योंकि वो बीमार था। उसको पता था कि यार ये आदमी ना बड़ा काम का है, तो वो उसको कुछ कहता नहीं था, उसकी बात मान ली, ठीक है तेरे घर पे कोई है, मैं अपने असिस्टेंट्स को भेज दूंगा और उसको मरवा दूंगा। कई दिन तो कोई आया नहीं, तो सदाओ ने उसकी हेल्प करके उसको वहाँ से भगा दिया। और लास्ट में बात यह आई कि सदाओ ने अपने दोनों जो है वो निभाए हैं अपने रोल। एक देशभक्त का भी रोल निभाया है, क्योंकि उसने बताया जा करके, और उसने इंसान का भी रोल निभाया है कि भाई ठीक है, कोई मारने नहीं आया तो इसको छोड़ दो यहाँ से। ट्रू ह्यूमैनिटी ट्रांसेंड रेस पॉलिटिक्स एंड वॉर, भाई इंसानियत सबसे ऊपर होती है। मोरल डिसीजन रिक्वायर करेज स्पेशली इन टाइम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, मोरल डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर पे इस तरह की चीज़ों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस जो है वो डिसीजन हो जाते हैं मोरल डिसीजन। कंपैशन इज ए ग्रेटर वर्च्यू देन ब्लाइंड लॉयल्टी, कंपैशन एक बड़ा गुण है हमारा, ब्लाइंड लॉयल्टी नहीं। माने इंसान को इंसान से प्रेम होना चाहिए, एक कंपैशन होना चाहिए। अंधभक्ति, देखो ब्लाइंड लॉयल्टी वाला वर्ड आ गया, मैं अब किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, मुझे याद आ गया, वो अंधभक्ति वाली चीज़ ना यहाँ पर भी आ गई, ठीक है। डॉक्टर मस्ट अपहोल्ड लाइफ, इंसानियत ऊपर है, सही गलत की परख होनी चाहिए, अंधभक्ति नहीं। डॉक्टर्स मस्ट अपहोल्ड लाइफ इवन व्हेन सोसाइटी कंडम्न हिम, डॉक्टर का काम है जिंदगी को बचाना, चाहे समाज में कुछ भी होता रहे, कुछ भी नहीं होता रहे, लड़ाई में कुछ भी होता रहे, डॉक्टर का काम है बचाना जिंदगी को। एथिकल चॉइसेस ऑफन कम विद पर्सनल सेक्रीफाइस, कई बार तो इसके लिए आदमी को पर्सनल सेक्रीफाइस जो है वो करना पड़ सकता है। ऑन द फेस ऑफ इट सुसैन हिल, थीम क्या कहते हैं? डिसेबिलिटी एंड सोशल प्रेजुडाइसिस, डिसेबिलिटी हमारे अंदर अपंगता और समाज के अंदर फिर वो भेदभाव या वो संकीर्ण जो है वो सोच। लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, और कैसे अकेलापन और आइसोलेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड एक्सेप्टेंस, हमारे अंदर की स्ट्रेंथ और एक्सेप्टेंस जो एक्सेप्ट करना। पावर ऑफ फ्रेंडशिप एंड कम्युनिकेशन। जजिंग बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस, लोगों को फिजिकल अपीयरेंस के आगे चल करके जज करना चाहिए। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। मेन कैरेक्टर डैरी है, 14 साल का बच्चा है, जो कि उसका फेस बर्न है। विड्रॉन एंड एंग्री एट द वर्ल्ड, दुनिया से कटा कटा सा और दुनिया पर गुस्सा भी। मिस्टर लैम, उनकी एक टांग नकली की है, टिन की है। चीयरफुल रहते हैं, फिलोसॉफिकल है, एक्सेप्टिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी को हर मोड पे एक्सेप्ट करके रखते हैं। डैरी की मदर है, माइनर ऑफ स्टेज कैरेक्टर हैं कुछ और। समरी क्या कहती है? डैरी एक्सीडेंटली मिस्टर लैम के गार्डन में घुस जाते हैं,
बाद में वो ज़िंदगी को लेकर के बहुत नेगेटिव था। मिस्टर लैम ने उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर करी, मेरी टांग कैसे खराब हुई, मैं वॉर में था। और डैरी ने भी अपने बर्न्ड फेस को रिवील किया, उसकी मदर उससे भी प्यार नहीं करती, वो सब दुख उसने बताए। मिस्टर लैम उसको एनकरेज करता है। ये समरी एक अच्छा खासा क्वेश्चन है मीन्स की, ठीक है। और उसके बाद वो बताता है कि लोगों को एक्सेप्ट करना सीखो, अच्छी चीज़ें भी हैं दुनिया में। इससे इंस्पायर होता है, प्रॉमिस करता है कि मैं वापस आऊँगा। डैरी उससे प्रॉमिस करके जाता है, लेकिन जब वापस आता है वो अपनी मम्मी से लड़ाई झगड़ा करके भी, तो पता लगता है कि मिस्टर लैम जो है वो ऊपर से गिर के उनकी डेथ हो गई। वैल्यूज़ क्या कहती हैं? फिजिकल एबिलिटीज़ डू नॉट डिफाइन ए पर्सनल वर्थ। फिजिकल एबिलिटी जो है वो किसी इंसान की वर्थ, उसकी कीमत जो है वो डिसाइड नहीं करती। लोनलीनेस कैन बी हील्ड थ्रू एम्पैथी एंड डायलॉग। और अकेलापन भी बातचीत से हल हो सकता है। पॉजिटिव आउटलुक आपका होना चाहिए। इनर स्ट्रेंथ मैटर करती है, अपीयरेंस नहीं। प्रेजुडिसेस कैन बी ओवरकम थ्रू कनेक्शन। और रही बात समाज की संकीर्ण सोच की, तो आप अपने कनेक्शन से उसको दूर कर सकते हो। लाइफ इज अनसर्टेन, वी मस्ट एक्ट बिफोर इट्स टू लेट। जिंदगी अनसर्टेन है, एक्ट करो, काम करो, मेहनत करो, इससे पहले कि लेट ना हो जाए। चैप्टर नंबर लास्ट पे आते हैं, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। 2 पार्ट है। पहला पार्ट 1 कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। थीम क्या है? कल्चरल ऑपरेशन, आइडेंटिटी लॉस। माने कल्चरल ऑपरेशन, कल्चर, एक कल्चर वाला इंसान दूसरे कल्चर में जाता है, तो अगर वो ज़्यादा वाले हैं तो उसको दबा करके रखते हैं, और उसकी जो खुद की आइडेंटिटी है वो लॉस हो सकती है, उससे वो गुम हो सकती है। फोर्स असिमिलेशन एंड इंडिजिनस पीपल, सप्रेशन ऑफ नेटिव ट्रेडिशन इन कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इन चाइल्डहुड, रेजिस्टेंस अगेंस्ट कल्चरल इरेजर। ठीक है। मेन कैरेक्टर है इसमें चित्रकला शाही, वो उसी आसपास पूरी कहानी घूमती है। उसके कुछ स्कूल अथॉरिटीज हैं और कुछ दूसरी नेटिव गर्ल जो आसपास की हैं, जो अभी विक्टिम है इसी चीज़ का। समरी बड़ी सिंपल है। चित्रकला लगला सा एक अलग कल्चर वाले स्कूल में जाती है, वहाँ पर बाल काटने वाली बात जो है वो आती है। सबसे पहले खाना, उसको खाना नहीं आता है, उसको लगता है कि मैं सी फेसिस कल्चरल एलिनेशन, माने कल्चरली उसको अकेलापन फील होता है। उसने पूरी कोशिश करी कि मैं जो है मेरे बाल कोई ना काटे ब्ला ब्ला, लेकिन उसके बाल काट जाते हैं, ड्रैग करके उसको लेके आ जाता है और उसके बाल काट जाते हैं, और ये एक्सपीरियंस उसके दिल पर छप जाता है, इसके दिमाग पर छप जाता है। वैल्यूज क्या है? कॉलोनियलिज्म इम्पोज साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल वायलेंस ऑन इंडिजिनस कम्युनिटीज। छोटी कम्युनिटीज पे कॉलोनियली, उनके जो कॉलोनियल जो टाइम था, बहुत चीज़ें उनके ऊपर इम्पोज करी गई, थोपी गई। इवन चिल्ड्रन को भी नहीं बख्शा गया। कल्चरल आइडेंटिटी मस्ट बी प्रिजर्व एंड रिस्पेक्टेड। हर आदमी की कल्चरल पहचान जो है वो प्रिजर्व होनी चाहिए। रेजिस्टेंस बिगिन विद सेल्फ अवेयरनेस एंड करेज। और अगर बचना है या झगड़ा करना है तो उसकी शुरुआत फिर खुद से ही करनी पड़ती है इंसान को। थीम क्या कहती है? सेकंड पार्ट पे आते हैं। वी टू आर ह्यूमन बींग्स। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, दोनों पार्ट में डिस्क्रिमिनेशन है प्यारे बच्चों। चाइल्डहुड अवेकनिंग टू सोशल इंजस्टिस, एजुकेशन एज ए पाथ टू एम्पावरमेंट, ह्यूमिलिएशन, डिग्निटी एंड रेजिस्टेंस, रोल ऑफ फैमिली इन अवेयरनेस बिल्डिंग। ठीक है। बामा मेन कैरेक्टर है, दलित है और गरीब भी है। उसका भाई है अन्ना, वो एजुकेटेड है, वो अपनी बहन को गाइड करता है इस डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए। एक अपर कास्ट इंसान है और एक बूढ़ा आदमी भी है इस कहानी में। तो कैसे बामा स्कूल से बातें चिल फन करते हुए, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, वो स्ट्रिंग की हेल्प से एक वड़ा लेकर के जा रहा था। एक ऊंचे चबूते पर बैठे इंसान ने वड़ा उसके हाथ से लिया, खाया, उसको दूर कर दिया, उसको टच भी नहीं किया। अनटचेबिलिटी। तो बामा ने देखा ये सब कुछ कि यार ऐसा है, तो उसको तो एक बार के लिए हंसी आई, तो उसके ब्रदर ने उसको बताया कि ये भेदभाव है, ये बहुत खराब स्थिति है हमारे लिए समाज में। तो बामा इससे डीपली इफेक्ट होती है, स्टडी हार्ड करती है कि समाज को बदलने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप पढ़ाई करें, और उसके एक्सपीरियंस को आप इसके अंदर देख सकते हैं। वैल्यू क्या है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डीह्यूमनाइजेज एंड ह्यूमिलिएट्स इंडिविजुअल्स। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो हर चीज़ को डीह्यूमनाइज करती है, इंसान के खिलाफ है मानवता के, और एक एक इंसान को ह्यूमिलिएट करती है, उसकी बेइज्जती यहाँ पर जो है वो होती है, उसको गंदा फील होता है। सोशल चेंजेस बिगिन होते हैं अवेयरनेस से और एजुकेशन से। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप रेजिस्टेंस टू इनजस्टिस। एवरीवन डिजर्व डिग्निटी रिगार्डलेस ऑफ कास्ट एंड क्लास। हर आदमी को तो रिस्पेक्ट चाहिए ना भाई, उसकी जो भी कास्ट है कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पेक्ट तो डिजर्व करता है ना वो। सिस्टमैटिक ऑपरेशन, सिस्टमैटिक तरीके से ऑपरेशन, ठीक है। कैन बी चैलेंज विद नॉलेज एंड विल पावर, और उसको आप नॉलेज और विल पावर से जो है वो आप कर सकते हैं। चलिए अब सवाल आता है कि अब थोड़ा सा ना क्रिएटिव राइटिंग स्किल पे आते हैं। ठीक है, क्या क्या टॉपिक आएंगे थोड़ा उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रिपेयर कर लेना है एक नोटिस। ठीक है, नोटिस
चलिए, नोटिस लिखने का एक तरीका है। क्या तरीका है कि ये आपका फटाफट से पेज बता देते हैं। सबसे ऊपर आप स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके बाद कैपिटल लेटर में नोटिस लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट लिखेंगे, और देन उसके बाद यहाँ पर जिस पॉइंट पर आप लिख रहे हैं उसके बाद जिसको इन्फॉर्म करना, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म। ये दिस इज द पैटर्न। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है, बहुत इजी है। 4 मार्क्स का आएगा तो इजीली 4 में से 4 मार्क्स आप इसमें ग्रैब कर सकते हो। इन द सेम वे जो इन्विटेशन है वो तो इससे भी आसान है, वो भी 4 मार्क्स का आएगा। तो ऐसे ही सेम वे ये आपका पेज रहता है। तो यहाँ पर आप जो है इसमें सेंडर एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, रिसीवर एड्रेस नहीं लिखते इसमें, ठीक है, इन्वाइट करने के लिए, सीधी सी बात है। और मोस्टली जो इन्विटेशन पेपर में आते हैं वो कार्ड वाले नहीं आते हैं, वो इनफॉर्मल वाले आते हैं जिसमें आप लेटर की फॉर्म में लिखते हैं और उसका रिप्लाई करना आता है। रिप्लाई और लेटर लिखने में इन्विटेशन लिखने में दोनों में सेम तरीका है, ऊपर भेजने वाले का, फिर डेट है और रेस्पेक्टेड डियर ऐसे करके लिखना है। अगर आप इनवाइट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हैप्पी टू इनवाइट यू, इस पॉइंट के लिए क्या फंक्शन है, आपको कब इनवाइट करना ये बताएंगे, ठीक है। अगर आप रिप्लाई दे रहे हैं तो सबसे पहले आप थैंक यू बोलेंगे, आपने इन्वाइट किया मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे, बट मैं नहीं आ सकता, आई एम नॉट एबल टू कम इन दिस फंक्शन बिकॉज आई हैव सम अदर प्लान्स। तो इस तरीके से आपका इन्विटेशन जो है वो हो जाएगा। जहाँ तक बात है प्यारे बच्चों रिपोर्ट लिखने की, तो ये दुनिया में इससे आसान तो कोई टॉपिक ही नहीं है, ठीक है। आपको खाली ऊपर टाइटल लिखना है, किस बारे में आप लिख रहे हैं, नीचे रिपोर्ट बाय लिखेंगे सेकंड लाइन में, इधर डेट लिखेंगे, और पास्ट टेंस में आपको पूरी रिपोर्ट बनानी है। सीक्वेंस इवेंट का होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इवेंट का सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है, वरना गलत हो जाएगा, नंबर कटेंगे। पास्ट में लिखना है क्योंकि जो इंसिडेंट हो चुका है, जो इवेंट हो चुका है, उसके ऊपर ही आपसे जो है वो रिपोर्ट लिखवा करके देखी जाती है, एक पॉइंट। उसके अलावा पेपर में आएगा आपका लेटर राइटिंग, जिसके अंदर फॉर्मेट के मार्क्स अच्छे खासे होते हैं। तो अगर मैं आपको इसको ये आपका पेज मान लूँ तो सबसे ऊपर इसमें आप हमेशा ही सेंडर एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे लाइन छोड़ करके, एक लाइन छोड़ करके रिसीवर एड्रेस लिखते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर आप रेस्पेक्टेड सर मैम लिखते हैं, और एडिटर को लेटर लिखना आएगा और एक जॉब एप्लीकेशन आएगी, दोनों में से एक ही आपको अटेम्प्ट करना है। तो एडिटर को लिखना थोड़ा सरल है। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एसटी न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। सेकंड पैराग्राफ में उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे, थर्ड पैराग्राफ में सोल्यूशन देंगे। आई होप दैट यू विल पब्लिश माई व्यूज इन न्यूज़पेपर, या फिर यू विल गिव प्रॉपर स्पेस टू माई वर्ड्स इन न्यूज़पेपर सो दैट अथॉरिटी कैन टेक सम सुटेबल स्टेप्स। तो ये दिस इज द सोल्यूशन, ऐसे करके आप इसको फिनिश करेंगे। तो 5 में से आराम से 4 साढ़े 4 नंबर अभी कहीं नहीं गए। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये शॉर्ट में इतना कुछ हमने डिस्कस कर लिया इस मैराथन में कि पूरी बुक्स हमने जो है ना यहाँ पे समराइज कर ली, और वैल्यूज मैंने आपको बता दी, थीम आपको बता दी। इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं, अगर ये आपको याद रहते हैं तो आप फेल नहीं होंगे, अच्छे नंबर आपके आएंगे। 50+ मार्क आपके कहीं भी नहीं गए हैं, ठीक है। और थोड़ा अगर आपने पूरा साल डीप स्टडी कर रखी तो 70 अबाव आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं। वीडियो को लाजमी शेयर जरूर कर दें अपने सभी ग्रुप्स में, ताकि उन बच्चों को भी हेल्प हो सके जो ढूंढ रहे हैं कि यार मैंने पूरा साल पढ़ाई नहीं करी, कोई एक घंटे की वीडियो मुझे मिल जाए और पूरा सिलेबस मेरा कवर हो जाए, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।